नमस्कार। आज हम मिलने जा रहे हैं वंदना पाराशर जी से, जिन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और इंदौर के डिप्टी कलेक्टर के पद से रिटायर हुई हैं। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में कुछ। तो वंदना जी, कृपया आपके बारे में हमें कुछ बताएं। हेलो अल्पना, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैंने कुछ ऐसा खास तो नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। अ, पर आप कहो तो शिक्षा दीक्षा के बारे में बताऊं। बिल्कुल बताइए। मतलब मेरा जन्म तो सनौद में हुआ था। बाद में पढ़ाई कुछ कुछ धार में, कुछ खंडवा में, ऐसे कुछ इंदौर में ऐसे कंप्लीट हुई। और फिर एमएससी मैंने खंडवा से किया। और फिर ये ऐसा माना जाता था कि लड़कियों के लिए टीचिंग क्षेत्र सबसे सुरक्षित है, तो फिर बीएड भी किया। और फिर मैंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट है वहां पर पढ़ाना शुरू किया। तो मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी। फिर मुझे लगा कि ये प्राइवेट स्कूल्स तो मतलब ऐसे करते ही रहेंगे। तो फिर मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम देना शुरू करी। तो पहली बार कुछ अनुभव नहीं था, तो उसमें 3 कैटेगरीज होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों सेकंड थर्ड के लिए जाऊं, फर्स्ट के लिए ही जाऊंगी। और फर्स्ट में जब मतलब सामान्य कोटे की 7-8 सीटें थी एमपी पे, पूरे एमपी में। तो मतलब रिटर्न पास होने के बाद भी इंटरव्यू में तो होना नहीं था। तो सेकंड टाइम फिर मैंने कहा, हार नहीं मानी। सेकंड टाइम फिर से दी, फिर से पास हो गई। फिर वही हाल हुआ इंटरव्यू में। और थर्ड टाइम में मैंने कहा कि अब मैं तीनों के लिए भर देती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके लिए। और थर्ड टाइम में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ नायब तहसीलदार के पद पे, तो सबने कहा कि ये लड़कियों के लायक पोस्ट नहीं है, इसमें बहुत दौरे करने पड़ते हैं, गांव गांव घूमना नहीं है। तब मेरे पिताजी ने कहा कि तुम देख लो, तुम इतनी मतलब मेहनत से जो चीज पाई है करके देख लो, नहीं अच्छी लगे बाद में तो छोड़ देना। पर फिर मैंने 84 में जो नायब तहसीलदार के पद पे खरगोन में ज्वाइन किया, तो फिर आखिरी तक वही नौकरी करती रही। फिर तहसीलदार हुई, तहसीलदार इंदौर भी रही, फिर डिप्टी कलेक्टर भी हुई, डिप्टी कलेक्टर से होकर रिटायर भी हो गई, पूरी नौकरी हो गई फिर उसी में। नहीं, इतना संघर्ष आपने किया जीवन में, तो उस टाइम तो महिलाएं ज्यादा काम भी नहीं करती थी, तो उस टाइम आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मैं ये करूं या इतने एग्जाम्स दूं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि महिलाएं काम नहीं करती थी। देखो, मेरी माँ और मेरी दादी दोनों बहुत स्ट्रांग महिलाएं थी। मतलब मेरी दादी तो खैर पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी विधवा हो गई थी, तो उसने बड़े संघर्ष करके मेरे पिताजी को पढ़ाया लिखाया था, बिना अपनी तकलीफों से घबरा के। और मेरी माँ, वो भी बहुत स्ट्रांग महिला थी। मेरा हम 6 भाई बहन हैं। तो मेरा 5वें नंबर का भाई जब छोटा था, तब मेरी माँ ने फिर से पढ़ना शुरू किया था। उस समय उन्होंने इंटर किया, और जो आखिरी बहन है 6वें नंबर की, उसके होने पर उन्होंने बीए किया, फिर एमए किया। तो उन्होंने भी हार नहीं मानी थी। तो ये 2 उदाहरण तो थे ही सामने। तो फिर महिलाएं पीछे रहे ऐसा कुछ मेरे हमारे घर में था ही नहीं। वही प्रेरणा आपको इसलिए मिली है। पढ़ाई, हाँ, इसलिए पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं थी, जितना मैं चाहती थी पढ़ सकती थी ऐसा। आपने अपने प्रशासनिक जीवन काल में क्या क्या कार्य किए? देखो, हमारी जो नौकरी है उसमें लिस्टेड कार्य से ज्यादा अनलिस्टेड कार्य होते हैं। मतलब हम आज ऑफिस में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और पता चलता कहीं चक्का जाम हो गया, तो जाओ उसको समझा के आओ, या कहीं अतिक्रमण हटाना है। मतलब अनलिस्टेड काम ज्यादा रहते हैं। सही। और मतलब मेरे खरगोन से शुरुआत की थी, तो शुरू के मतलब ऐसा कहते हैं ना कि शिकायत होती है तो ट्रांसफर होता है, या और कोई बात आप करवाना चाहो तो होता है। लेकिन ये हुआ कि मेरा करीबन 14 इयर्स एक जगह पर निकल गया। तो उसके बाद ये नियम आया कि इलेक्शन में जिनको 5 साल एक जगह पे हो गए उनको नहीं रखेंगे। फिर मेरे ट्रांसफर होना शुरू हुए।
तो वो 14 इयर्स में ट्राइबल एरिया में काम करती रही और उसमें मैं बहुत खुश थी। मतलब उनके बीच में जाके कितनी गरीबी में वो सिर्फ रहते थे, सिर्फ आज के खाना मिल गया उतना उनके लिए काफी था। तो पूरे ट्राइबल एरिया में 14 साल तक काम करती रही। फिर उज्जैन जिले में ट्रांसफर हो गया, उसके बाद इंदौर में हो गया, इंदौर में 2 बार हो गया, वहां से रिटायर हो गई। आपके जीवन में कोई ऐसा वाकया जो आपको आत्मसम्मान से भर देता हो? उज्जैन के पास में एक जगह पर मैं थी, उन्हेल, वहां पर एक तालाब था स्टेट के समय का। उस तालाब को फोड़ दिया गया था क्योंकि शहर के अंदर था और उसमें से पानी, एक्स्ट्रा पानी निकलने की जो जगह होती है ना, वो बराबर से नहीं थी, तो उसको फोड़ दिया गया था। वो पूरा मैदान हो गया था। तो जब पानी बचाओ अभियान चल रहा था तो हमने सोचा कि इस तालाब को फिर से जिंदा किया जाए। तो गांव वालों की बैठक ली और उस तालाब को बनाना शुरू किया। हमारे पास सरकार से सिर्फ 25,000 रुपया था और इतना बड़ा तालाब था। लेकिन जैसे ही मैंने बात की गांव वालों से कि आप लोग अपने अपने ट्रैक्टर लगा दीजिए, और मतलब 5 दिन में हम लगे और उन्होंने उनको समझाया कि भाई इस तालाब की मिट्टी खेत के लिए बहुत उपजाऊ होती है, तो तुम 2 ट्राली मिट्टी हमारे तालाब के पाल पे डालो और बाकी तुम अपने खेत में ले जाओ। तो ऐसा करके हमने फ्री में वो तालाब, और गांव के लोगों ने खुद फावड़ा चलाया उसमें, और दिन में हम वहां बैठ के सेव परमल का नाश्ता करते थे मई के समय में, इतनी गर्मी में। वो तालाब आज भरा है और अभी उन लोगों ने मुझे उसके फोटो भेजे कि मैडम देखो तालाब कितना भर गया। तो मुझे उसका वो 5 दिन मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी के सार्थक दिन थे। सही बात है। जब मैं गांव वालों के साथ हम लोग श्रमदान कर रहे थे। सही बात। और कोई ऐसा वाकया जो आपको लगता है कि बहुत आपको दुखी किया हो किसी वाकया ने? हाँ, देखो नौकरी ऐसी थी कि हमारे को सब पार्टियों के नेताओं से, अच्छे भले सब लोगों से जूझना पड़ता था। तो एक जगह का वाकया मुझे याद आता है कि एक जुलूस था, मतलब छात्र संघ के चुनाव थे, तो एक पार्टी जीती और एक पार्टी हारी। तो जुलूस के लिए निश्चित हम लोग परमिशन देते थे कि आप इस रूट से जाओगे। तो मुझे जुलूस खत्म होने के बाद पता चला कि वो फिर से नया जुलूस निकाल रहे हैं। तो मैं और पुलिस के टीआई वगैरह हम लोग गए, तो देखा कि वो लोग एक उस गली में से निकलना चाहते हैं जिस गली में स्थानीय विधायक का घर था और उनके अपोजिट पार्टी जीती थी, और वहां पर जो हारे हुए लोग थे वो इकट्ठे थे, और ये जीते हुए लोग बड़ी बुरी तरीके से नारे लगाते हुए उसमें से निकलना चाहते थे। तो निश्चित रूप से 2 अपोजिट पार्टी आमने सामने आती तो झगड़ा होता। धीरे धीरे वहां पर कुछ मुस्लिम्स भी इकट्ठे हुए। हमको लगा कि इस गली में से जुलूस को निकालने देना मतलब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होना ही है। हमने वो जुलूस को रोक दिया, नहीं जाने दिया। काफी हुज्जत हुई और ये तय किया उन्होंने कि दूसरे दिन पूरे शहर में हड़ताल करेंगे। और जब हड़ताल हुई तो एक नेताजी भाषण दे रहे थे, तो वो नेताजी, अब चूंकि जो विधायक थे वो मेरी बहुत इज्जत करते थे, बल्कि वो कई बार सबके बीच में पैर छू लेते थे और वो दीदी बोलते थे। तो उस नेताजी ने ये कहा, उनका विरोधी आदमी था, उसने अपने भाषण में ये कहा कि हमारा विधायक रावण है और एसडीएम मैडम को अपनी बहन बताता है ना, और पब्लिक है करके हंसी। तो बहुत अपमानित लगा। उस दिन रात को मैं सोई नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इसने अपने को शूर्पणखा बोला। फिर मेरे को सोचते सोचते ये विचार आया कि मैं इस शहर में क्यों हूँ, मेरी ड्यूटी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उसमें मैं सफल रही, तो वो मुझे कुछ भी बोले तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरे असिस्टेंट भी आए, उनको भी बहुत बुरा लग रहा था। एक तो बोलता मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि देख, अपने को कोई अपनी बहन बेटी तो ब्याहनी ही नहीं है, उसको उसके बोलने से अपन रावण के भाई बहन नहीं हो जाएंगे, है ना। अपनी ड्यूटी थी शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और अगर अपन हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी को आमने सामने कर देते, हारे हुए जीते हुए को, रात हो रही थी, गली अंधेरी थी,
और उसमें एक पत्थर भी आता तो झगड़ा बहुत बुरी तरह से हो जाता। तो मैंने रोक दिया जुलूस। तो उन्होंने मुझे खूब आरोप लगाए कि आपने तो उनको पट्टा दे दिया उस गली का, आपने उनके नाम पे कर दी। तो अब रोक दिया हमने। फिर मुझे लगा कि मैं इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मेरी ड्यूटी है, उसमें मैं सफल रही हूँ। तो कुछ भी बोलता रहे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसके बोलने से मैं कोई शूर्पणखा नहीं हो जाऊंगी। सही बात है, सही पर बात है। रात भर मुझे बहुत बहुत बुरा लगता रहा। सच बात है, मतलब ये सब अपमानित होना। वाकया कहीं ना कहीं दिमाग हाँ, में रह जाते हैं और फिर वो रह बाद में भी जाता। आपको खटकती हैं वो चीजें कभी कभी। हाँ, खटकती। पर जब मैंने खुद को समझा लिया कि मैं अपनी ड्यूटी में तो सफल रही ना, सही मेरा बात, कर्तव्य था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो मैंने किया। सही बात है। आपके समय में समाज में महिलाओं को के स्थान को लेकर आपने किन किन परेशानियों का सामना किया, और आज जो महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया है, तो आप उसको कैसे देखती हैं? आजकल तो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी होती है देख के। लड़कियां बच्चे सब इतना अच्छा पढ़ रहे हैं समाज के कि बस बहुत अच्छा लगता है देख के। और लोग कहते हैं लड़कियों को नौकरी में, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर किसी को अपना काम बहुत अच्छे से आता है और अगर हम किसी से फेवर नहीं मांगते तो कोई आपका मिसयूज नहीं कर सकता। अगर आपको अपना काम अच्छे से आता है तो आपको कोई आपकी गलती दिखा के एक्सप्लॉइट करेगा नहीं। और अगर आप फेवर नहीं मांगते हो तो कोई आपको किसी को फेवर देना भी नहीं पड़ेगा ना। इसलिए वो मैंने कभी नहीं कहा। अगर जैसे हमारी ड्यूटी में एक बहुत गंदी ड्यूटी होती थी, पोस्टमार्टम के बाद में लाश का पंचनामा। अगर नवविवाहित महिला मर जाती है वो इतना गंदा काम था, जाना और उसका लाश का पंचनामा कराना। मुझे कभी भी भेजा तो मैंने मना नहीं किया, अपनी ड्यूटी पे मैं गई। रात बेरात किसी को मरणासन कथन, डाइंग डिक्लेरेशन लेने जाना, दूसरे की ड्यूटी पे भी भेज देते थे तो मैं चली जाती थी। मैंने कभी फेवर नहीं मांगा कि मैं नहीं जाऊंगी। सही बात है। इसलिए नौकरी बहुत अच्छे से निकल गई, शांति से रिटायरमेंट हो गया, बिना कोई दाग लगे। ये मैं सबसे अच्छी बात समझती हूँ। आपके कई जगह तबादले हुए, आपने कई नई जी। नई जगहों को देखा, नए नए लोग देखे, हाँ, तो आपने अपने आप को हाँ। कैसे ढाला उनके बीच में? डालने की तो जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि कई बार अपन नहीं भी समझ पाते, असफल भी रहते हैं। कि कभी कोई आदमी आपके सामने बहुत दुखड़ा रो रहा है और पता चलता है कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है बाद में। तो नौकरी तो कठिन थी। मतलब गांव में सरकार ने जीप भी बहुत बाद में दी हमको। मतलब ये है कि ऐसा नहीं था कि 10 से 5 आप नौकरी करके आ जाओ, सही बात। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कभी भी कुछ भी हो जाए तो जाना ही है। अब आपको रिटायरमेंट के बाद कैसा लगता है? रिटायरमेंट के बाद एक सबसे अच्छी बात तो ये लगती कि छुट्टी की भीख मांगने नहीं जाना पड़ता। कि छुट्टी उस समय हमको छुट्टी नहीं दी जाती थी। इवन मेरे भाई की शादी में भी मैं बहुत मुश्किल से पहुंची थी। इलेक्शन आ गया तो कोई दंगा हो गया। तो आपके इलाके में दंगा हुआ है तो मतलब केसेस आपको ही बनाना है कंपेंसेशन के। सही बात। तो और दूसरा ये कि जो शौक मेरे को थे और मेरी नौकरी में बिल्कुल नहीं कर पाई, वो अब मैंने जिंदा कर लिए, वो मैं फिर से करती हूँ। आपके क्या क्या शौक हैं जो आप करते हैं? एक तो ट्रेवलिंग करने का मुझे शौक है, तो साल में 2 टूर तो मैं कर देती थी। और आर्ट एंड क्राफ्ट करने का भी बहुत शौक है। तो पेंटिंग नहीं कर पर बोल्ड वर्क जैसे क्ले वर्क है ये सब तो मैं करती हूँ। बहुत बढ़िया। शौक हो तो आदमी को फिर टाइम का पता नहीं होता है, आप उसी में बिल्कुल नहीं डूबे पता रहते चलता, बिल्कुल पता नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रश धोते धोते आपको रात के 2 बज गए हैं। सही बात। काम पूरा कर, सही आपका मन लग गया, धोते धोते 2 बज गए रात। सही बात। आप आज महिलाओं को क्या राय देना चाहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि मतलब कमजोर क्यों समझते हैं।
क्या क्या होता है कि जो महिला है, मैं बोलती हूँ कि अपने लिए जीती नहीं है वो। जैसे खाना भी बनाएगी तो वो खुद उसको स्वाद लेके नहीं खा पाएगी। उसको लगता है कि अरे मेरा बेटा भी खा लेता तो बहुत अच्छा लगता, मेरे हस्बैंड भी खा लेते तो बहुत अच्छी लगती, मेरा भाई भी खा लेता तो बहुत अच्छा लगता। दूसरों के लिए जीती है महिलाएं। पर कई बार जब विपरीत परिस्थितियां होती है तो मतलब ये है कि कुछ कहते हैं ना, मुझे कभी नहीं लगता कि मैंने कोई विशेष कार्य किया। देखो पढ़ते सब है, नौकरी सब करते हैं। कहते हैं ना कि मैन इज अ स्लेव टू हिज डेस्टिनी, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, नियति के दास हैं हम। तो जब हमारा असाइनमेंट निश्चित है, लेकिन आप उसको कैसे करोगे ये आपका कर्म है। मतलब जो कुछ पूर्व संचित है उसके साथ आपके जो कर्म है, नौकरी करना आपको पूर्व लिखित है, लेकिन वो कैसे करोगे ये आपको करना है। तो अगर महिलाओं को विपरीत परिस्थिति भी मिलती है, अगर वो चीज रिपेयरेबल नहीं है तो फिर आपको उससे ही एडजस्ट होना चाहिए ना। सही बात। जैसे मैं बहुत बीमार थी, उसके बाद मैं बिल्कुल अशक्त हो गई थी। तो फिर एक चीज ने मुझे पता, इफ यू कांट चेंज एनीथिंग देन चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। आप कोई चीज नहीं चेंज कर सकते हो तो उसकी तरफ अपना नजरिया बदल लो ना, तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। सही बात है। आप जो बीमार हुए थे उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने अपने तरफ काफी दुर्लक्ष्य करके रखा था। मतलब मेरा खाने का समय निश्चित था ही नहीं। और इंदौर में आप जानते हो कि बहुत राजनीति, बहुत, है ना, सब तरफ से पिसते हैं, पत्रकार, नेता, अफसर, पब्लिक, चार तरफ से आपको जूझना पड़ता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से सबसे जूझ रहे हैं, लेकिन वो चीजें ना आपकी बॉडी को अंदर अंदर इफेक्ट करती हैं। तो ऐसे ही होता, मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि मुझे कुछ अंदर तकलीफ है। पर एक दिन अचानक ड्यूटी करते करते ही मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ। वो तो भगवान की दया से बचा लिया। धन्यवाद वंदना जी, आपसे मिलकर आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगा। आप जैसी महिलाओं ने ही बाकी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने की राह दिखाई। धन्यवाद बहुत बहुत। देख रहे हैं इंस्पिरेशन स्थान। आगामी वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स देना न भूलें। धन्यवाद।